परी जल्दी से रिकवर कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन परी के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता और उसके सोने के बाद घर लौटता और कुछ देर वो अपने कमरे में जाकर सोती हुई परी को देखता और अयान के पास जाकर सो जाता। आर्यन का अब से यही डेली रूटीन बन चुका था। तो वहीं परी की सेजल, अयान और देव से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। स्पेशली अयान के साथ तो जैसे परी का दिल से दिल का रिश्ता जुड़ चुका था। जब भी अयान स्कूल से घर वापस आता परी ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ ही बिताती। और जब उसकी स्कूल की छुट्टी होती तो वो पूरा दिन परी के साथ ही रहता। आज संडे का दिन था और अब जब परी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो वो आज वापस अपने अपार्टमेंट जा रही थी। और इस बात से घर में सब दुखी थे। स्पेशली अयान, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि परी यहाँ से चली जाए। उसने परी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन परी ने उसे समझाया कि वो यहाँ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, लेकिन जब कभी भी उसका मन उससे मिलने जाते तो वो उससे मिलने कभी भी आ सकता है। और जब उसका दिल करेगा तो वो उसे बुला लिया करेगी। परी ने जैसे तैसे करके उसे मना लिया था। फिर भी अयान नहीं चाहता था कि वो उसे और उसके डेट को छोड़कर जाए, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। परी की कोई भी चीज इस घर में नहीं थी और जो थी वो आर्यन ने उसे लेकर दी थी, इसीलिए परी उन चीजों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। वो जब नीचे आई तो उसने वहां अयान, देव, सेजल और घर के सारे सर्वेंट्स को देखा। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। उनके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके होठों पर फीकी सी स्माइल थी। वहां सब मौजूद थे सिवाय आर्यन के, जो वहां नहीं था। ये देख परी के चेहरे की प्यारी सी स्माइल गायब हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन आर्यन को वहां ना देखकर परी को अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से उसने आर्यन का चेहरा तक नहीं देखा था। उसे लगा था कि वो शायद आज तो यहाँ मौजूद होगा, लेकिन वो गलत थी। आर्यन आज भी उसके सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी था कि उसके एक बार कहने से कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तब से उसने अपनी शक्ल उसे दिखाई ही नहीं थी। परी ने अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम लगाए और अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और हॉल में सबके पास आई। परी सबसे पहले जाकर सेजल के गले लगी। अपना ख्याल रखना और यहाँ से जाने के बाद हम सबको भूल मत जाना, सेजल ने अपनी आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा। जिस पर परी की भी आंखें नम हो गई और वो भी स्माइल करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। तुम सब ने जिस तरह से मेरा ध्यान रखा है, मुझे कभी इस घर में पराया महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि ऐसा फील करवाया जैसे कि ये घर मेरा ही हो। फिर भला मैं आप सबको, इस घर को कैसे भूल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनसा इमोशनल हो गए। परी जाकर देव से मिली, उसके बाद अयान के पास गई जो कि सोफे पर अपना मुंह लटकाए बैठा था। परी जाकर अयान के पास बैठ गई, लेकिन अयान ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर दिया। वो ये दिखना चाहता था कि वो परी के इस डिसीजन से उससे कितना नाराज था। परी ये बात बहुत अच्छे से समझती थी कि बच्चों का मन बहुत साफ और सच्चा होता है, इसीलिए तो उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन वो अयान की बात मानकर यहाँ नहीं रह सकती थी। परी ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, आयान बच्चा, क्या आप मुझसे इतने नाराज हो कि आप मुझे बाय भी नहीं बोलोगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप क्यों जा रहे हो, आप हमारे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकते। अयान ने झट से परी को और देखते हुए अपनी रुआंसी आवाज में पूछा, जिस पर परी ने जवाब देने के बजाय उसके छट से चेहरे को देखा, फिर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोली, बेटा जब किसी के घर कोई गेस्ट आता है तो उसे आज नहीं तो अपने घर तो लौटना ही होगा ना। ठीक वैसे ही मैं भी उस घर में मेहमान थी, और अब जब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ तो मुझे अब अपने घर वापस जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर अयान से अलग होते हुए आगे बोली, और मैंने कहा है बस कि मैं उस घर से हंस रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा आप सब से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। हम जब चाहे तब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। पर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप एक अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे, टाइम पर स्कूल जाएंगे, अपने खाने पीने के मामले में कोई लापरवाही नहीं करेंगे, अपने डेट की सारी बातें मानेंगे और घर में किसी को भी तंग नहीं करोगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। आयान ने परी के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखते हुए कहा। परी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बाकी सबके सामने हाथ जोड़कर उनसे विदाई ली। घर से बाहर निकलकर परी ने थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे पलट कर देखा। सब कुछ शांत था, फिर भी उसके दिल में ये जैसे किसी चीज की बेचैनी थी। वो शायद एक आखिरी बार आर्यन को देखना चाहती थी, लेकिन वो उसे मिलने तो दूर से देखने तक नहीं आया। परी अपनी आंखों में उदासी लिए पीछे पलटी और वहां से आगे बढ़ गई। उसके मुड़ते ही आयान के रूम की बालकनी में आर्यन आया और अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख जाती हुई परी को देखने लगा। तभी उसके पास देव आकर खड़ा हो गया और वो भी परी को जाते हुए देखने लगा। और बिना आर्यन की और देख देव ने अपनी शक भरी आवाज में आर्यन से कहा, तो इतना शांत है और इतनी आसानी से किसी चीज के लिए विकआउट कर ले, मैं ये बात हरगिज मान नहीं सकता। आई एम श्योर कि तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, जो परी और हम सब के लिए किसी 440 वोल्ट के शॉक से कम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन उसकी बात सुन एक डेविल स्माइल करते हुए बिना देव को और देखे बोला, तो कितने अच्छे से मुझे जानता है ना, लेकिन जल्दी ही तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
पर इस वक्त मुझसे किसी भी सवाल के जवाब की उम्मीद मत रखना। उद्धरण चिन्ह। देव ने एक नजर आर्यन पर डाली, फिर वापस अपनी नजरें सामने की ओर कर दी। परी की कार जो को देव ने आर्यन के कहने पर अरेंज की थी, वो अब उस मेंशन के गेट से बाहर जा चुकी थी। ये देख आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, तुम जा रही हो वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ, बट आई प्रॉमिस मिस परी कपूर, तुम जल्द ही इस घर में वापस लौटोगी। देव ने एक नजर आर्यन पर डाली, फिर वापस अपनी नजरें सामने की ओर कर दी। परी की कार जो को देव ने आर्यन के कहने पर अरेंज की थी, वो अब उस मेंशन के गेट से बाहर जा चुकी थी। यह देख आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपने मन में बोला, तुम 5 LLL रही हो तो वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस मिस परी कपूर, तुम जल्द ही इस घर में वापस लौटोगी। परी के अपार्टमेंट में। परी अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही सबसे पहले अपने घर में थोड़ी साफ सफाई करती है। उसके बाद फ्रेश होकर अपने लिए नूडल्स बनाती है और खाने के बाद घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट चली जाती है। परी का पूरा दिन ऐसे ही अपने घर को डेकोरेट करने और जरूरियातों की चीजें लाने में ही निकल जाता है। पूरे दिन की थकान के बाद परी में इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो अपने लिए खाना बना सके, इसीलिए उसने अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। पिज्जा खाने के बाद परी सीधे अपने कमरे में बेड पर जाकर लेटते ही सो गई। तकरीबन रात के 1 बजे परी के अपार्टमेंट का डोर ओपन हुआ और कोई साया अंदर आया। 2 कमरों को चेक करने के बाद उसे कहीं जाकर परी का कमरा मिला। वो डोर के पास खड़े होकर कुछ देर ऐसे ही सोती हुई परी को देखता रहा। फिर वो चलते हुए परी के पास जाकर उसके सिरहाने बैठ गया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया, बस आज की रात प्रिंसेस, कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हंसी खुशी दुख दर्द, यहाँ तक कि तुम्हारी हर एक सांस पर भी आर्यन, सिर्फ आर्यन ओबेरॉय का हक होगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने परी को और कुछ देर देखा, फिर वो उसके माथे को चूमते हुए उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन परी जब सोकर उठी तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। वो अंगड़ाइयां लेते हुए उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद परी फ्रेश होकर बाहर निकली और किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उसे वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है और एक चेयर पर बैठकर अपने फोन में न्यूज स्क्रॉल करते हुए कॉफी का मग उठाकर उसे पीने लगती है। वहीं ओबेरॉय मेंशन में देव और सेजल अपने घर जा चुके थे। अब वहां सिर्फ आर्यन और अयान ही थे। आर्यन और अयान ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन अयान ने अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। वो चेयर पर गुस्से से मुंह फुलाए बैठा था। ऊपर से उसने खाने की प्लेट को अपने हाथ से दूर धकेल दिया। जब आर्यन ने ये देखा कि अयान किस तरह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो वो उस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, आयान, ये क्या हरकत है? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और स्कूल जाओ। आर्यन की डांट सुन अयान घबरा गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपना सिर नीचे झुका लिया। आर्यन हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अयान की आंखों में आंसू नहीं। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अयान कुछ ज्यादा ही गुस्से में डांट दिया, तो वो अपनी चेहरे से खड़ा हुआ और अयान की चेयर के पास वाली चेयर पर बैठ गया। सॉरी अयान, आई नो बेटा, मुझे आप पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। प्लीज अपने डेड को माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। जब अयान ने अपने डेड के मुंह से अपने लिए सॉरी सुना, तो उसने झट से अपनी नजरें ऊपर कर आर्यन को देखा और तुरंत बोला, नहीं डेड, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे ऐसे खाने की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी डैड, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। आर्यन ने अयान को गले से लगा लिया और बोला, क्या बात है अयान, मैं कल से देख रहा हूं ना तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो और नहीं अपने खाने पीने पर। क्या आप अपनी प्रॉब्लम अपने डेड से शेयर नहीं करोगे? कहते हुए आर्यन ने अयान को खुद से दूर किया और उसे देखने लगा। अयान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डेड, मुझे एंजल चाहिए। उनके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या आप मेरे लिए मेरी एंजल को घर वापस ला सकते हो? अयान ने बड़ी उम्मीद के साथ आर्यन को देखा। आर्यन ने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, डोंट वरी बेटा, आपकी एंजल जल्दी ही उस घर में आपके पास वापस आ जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। सच? आयान ने खुशी के मारे जोर से चिल्लाते हुए कहा। जिस पर आर्यन ने अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देख आयान इतना खुश हो गया कि उसने आर्यन के गाल पर एक किस कर उसके गले लग गया। वहीं परी के अपार्टमेंट में परी अपना ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। जब परी देखती है कि उसे कॉल उसके डेड ने किया है, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। परी कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाय डेड, कैसे हो आप और घर में सब कैसे है? उद्धरण चिन्ह। फोन की दूसरी तरफ से रियांश ने कहा, हम सब यहाँ ठीक है बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं अगर तुम फ्री हो तो? रियांश ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, जिस पर परी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, डेड भला ये कैसा सवाल है? आपको कब से मुझे कुछ भी कहने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत पड़ने लगी? आप बताए, मैं सुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम शादी कर लो। यह सुन परी को तो जैसे सदमा ही लग गया।
वो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। वो 2 मिनट तक कुछ भी बोलने या रिएक्ट करने की हालत में नहीं थी। कुछ देर बाद परी थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, डेट शादी? रियांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम शादी कर लो। ये सुन परी को तो जैसे सदमा ही लग गया। वो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। वो 2 मिनट तक कुछ भी बोलने या रिएक्ट करने की हालत में नहीं थी। कुछ देर बाद परी थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, डेट शादी? परी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अचानक उसके डेड ने उसके सर पर शादी नाम का टाइम बॉम्ब जो फोड़ दिया था, तो वो पैनिक होने लगी थी। रियांश उसकी हालत समझ रहा था। वो उसे समझाते हुए फोन की दूसरी तरफ से बोला, बेटा जस्ट काम डाउन, आई नो कि तुम ऐसे अचानक मेरे मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर परेशान हो गई हो, बट ट्रस्ट मी बेटा, मैंने जो तुम्हारे लिए लड़का देखा है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बोलते बोलते अचानक रियांश का दिमाग ठनका और वो बोला, परी कहीं ऐसा तो नहीं बेटा कि तुम किसी और को पसंद करती हो? आई मीन तुम क्या किसी से प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। परी जल्दी से बोली, डेड ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। देखो बेटा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को पसंद करती हो, किसी से प्यार करती हो, तो तुम बेझिझक होकर मुझसे कह सकती हो। मेरे लिए अपनी बच्ची की खुशी से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। अपने डेड का अपने लिए इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग देखकर परी की आंखें नम हो गई। उसने इंडिया के बहुत सारे किस्से सुन थे, जहां पेरेंट्स अपनी मर्जी से अपने बच्ची के रिश्ते तय कर देते थे और उनके बच्ची को अपनी फैमिली के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए अपना प्यार, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। बेशक उसके डेड ने उसके लिए खुद से ही लड़का देख लिया हो, लेकिन फिर भी वो उससे उसकी मर्जी पूछ रहे थे। उनके लिए उसकी खुशियां अपने सारे किए हुए वादों से भी ऊपर थी। परी को अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, वो उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो अपने डेड को अपनी बात समझाते हुए बोली, डेड मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आपने आज अचानक ही शादी की बात की तो मुझे इतना बड़ा शौक लग गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो आगे बोली, वेट मिनट, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? आज से पहले तो आपने कभी मुझसे मेरी शादी के बारे कुछ नहीं कहा, तो फिर आज अचानक ही आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपने मेरे लिए लड़का तक ढूंढ लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उस लड़के ने बिना मुझे देखे, बिना मुझसे मिले, बिना मुझे जाने कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, उसने शादी के लिए हाँ कह भी दी। भला आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे कैसे किसी से भी शादी करने के लिए कोई हाँ कह सकता है? उद्धरण चिन्ह। परी को ये बात कुछ हजम नहीं हो पा रही थी कि कोई भी लड़का बिना उस लड़की से मिले उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। परी की बात सुन रियांश उसे समझाते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ बेटा जो तुम कह रही हो, लेकिन जिससे मैंने तुम्हारी शादी तय की है वो मुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए उसने मेरी बात मान ली। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें अपने डेट पर भरोसा है? क्या तुम्हें मेरे लिए हुए डिसीजन पर भरोसा है? अगर नहीं तो तुम इस शादी से मना कर सकती हो। मैं तुमसे इस बारे में और एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हें अपने डेट पर जरा सा भी यकीन हो तो तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछोगी और बिना किसी सवाल जवाब किए चुपचाप ये शादी कर लेगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने कहीं ना कहीं परी को असमंजस में डाल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसे अपने डेट पर भरोसा नहीं था। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके डेट को हो क्या गया था, जो उसके डेट उसकी शादी करवाने पर तुले हुए है। परी की ओर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब रियांश फोन की दूसरी तरफ से बोला, परी परी आयो देख, मैं तुम्हारी इस चुप्पी को क्या समझूं बेटा? उद्धरण चिन्ह। परी ने जब अपने डेट की आवाज सुनी तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और थोड़ा हबाते हुए बोली, हाँ 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 डेट, मैं सुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हारा क्या जवाब है बेटा? उद्धरण चिन्ह। परी ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोली, आप बहुत अच्छे से जानते हो डेट कि मैं इस पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती हूँ तो वो आप है। और अगर प्यार करती हूँ तो ओब्वियसली बात है कि उससे भी कहीं ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। वो आगे बोली, इसीलिए डेड आपने जिसके साथ भी मेरी शादी तय की है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह सुन रियांश खुश हो गया, उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। परी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोली, आप जब कहोगे, जहां कहोगे, जिससे कहोगे, मैं बिना किसी सवाल जवाब के उससे शादी कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो तुम्हें आज ही उसके साथ अपनी शादी रजिस्टर करवानी होगी। उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात सुन परी दोबारा शॉक्ड हो गई, लेकिन इस बार उसने उससे कुछ नहीं कहा। रियांश अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसका चेहरा तो क्या उसका नाम भी तब तक नहीं जान सकती जब तक कि मैं ना चाहूं। शादी के बाद भी तुम्हें उसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिना तुम्हारे सामने आए भी तुम्हारी हर एक जरूरत का पूरा ध्यान रखेगा। और रही उससे मिलने की बात तो तुम उससे एक हफ्ते बाद मिल सकती हो।
जिस दिन तुम 25 साल की हो जाओगी उससे एक दिन पहले हम सब तुम दोनों की दोबारा शादी करवाएंगे, वो भी किसी मंदिर में, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसा कि तुम्हें पसंद है। सिंपल बट ट्रेडिशनल। रियांश की बातें परी को ज्यादा समझ तो नहीं आई, लेकिन उसे पता था कि उसके डेड अगर कुछ कह रहे हैं तो वो उसके ही भलाई के लिए होगा। वो आज शादी करने के लिए राजी हो जाती है। रियांश ने उसे समझाया कि उसे क्या और कैसे सब करना है। थोड़ी देर और बात करने के बाद दोनों ने कॉल कट कर दिया। परी अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जिंदगी में अचानक ही कोई तूफान आ गया हो और उसने उसकी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा दी हो। परी खड़ी हुई और अपने कमरे में जाकर बड़े से मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन किया। फिर उसे अपने डेट की कही हुई सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। कहाँ वो कल तक मिस कपूर थी और अब कुछ ही देर में वो किसी की मिसेज बन जाएगी। अचानक ही परी को एक गाना याद आया और वो आईने में अपने आप को देखते हुए सैड होकर गाने लगी, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वैसे तो इस गाने के लिरिक्स में देखते देखते नहीं बल्कि बेवफा तेरे प्यार में, लेकिन इस वक्त ये लाइन मेरी सिचुएशन पर फिट नहीं बैठती है। परी ने सांस छोड़ते हुए खुद से ही कहा और जाकर कबर्ड में से एक अनारकली नेट का रेड सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। वहीं कपूर मैंशन में तो अलग ही ड्रामा चल रहा था। रियांश ने परी के साथ बात करने के बाद ये सारी बातें घर में सभी लोगों को बता दी। किसी को भी रियांश के डिसीजन पर कोई डाउट नहीं था। सब जानते थे कि वो परी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, तो वो उसके लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन उन सब के विचारों से अलग रियान की सोच थी। वो अपने डेट के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे जैसे ही अपनी दी की शादी की न्यूज मिली वो अपना सारा काम छोड़ छाड़कर घर वापस आ गया। रियान ने जैसे ही हॉल में कदम रखा उसे वहां अपनी पूरी फैमिली वहीं इकट्ठा मिल गई, जो आपस में ही हंसी मजाक करने में बिजी थे। रियान ने रियांश के पास जाकर उससे कहा, डेट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। रियांश ये बात पहले से ही जानता था कि रियान उसके फिसले है अगेंस्ट जरूर जाएगा। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि बिना उसकी दी की मर्जी जाने मैंने उसकी शादी भी तय कर दी। रियांश ने अपनी गर्दन हाँ के हिलाए और सोने स्टडी रूम में चल गया। रियान भी उनके पीछे पीछे स्टडी रूम में आ पहुंचा। डेड, ये सब क्या है? आप ऐसे कैसे मेरी दी की शादी किसी के भी साथ तय कर सकते हो? रियान स्टडी रूम में आते ही अपने डेड पर बरस पड़ा, जिस पर रियांश उसे समझाते हुए बोला, देखो रियान, अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बेटी है। और दुनिया का कौन सा बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी कभी कभी खुश ना रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिससे मैंने परी की शादी तय की है वो उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। आजकल से नहीं जानता हूं मैं उसे, मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। बचपन से जानता हूं उसे मैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि हमारी बच्ची को कोई परेशानी हो। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये सब नहीं पता डेड, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर शादी के बाद मेरी दी को जरा सी भी तकलीफ हुई या उसकी आंखों में आंसू आए तो उन सब के गुनहगार आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप, और मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रियान वहां से चला गया तो वही रियांश के चेहरे पर एक शतिरुस्क आ गई। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हें अपनी दी की फिक्र है, लेकिन आई प्रॉमिस उससे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ये शादी क्यों करवाना चाहता हूँ ये सच में अभी किसी को नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा रियान, लेकिन तब तक तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। वहीं दिल्ली में परी ने टैक्सी लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उसे सिर्फ एक साइन करनी थी, जो कि उसने कर दी। ये सब नहीं पता डेड, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर शादी के बाद मेरी दी को जरा सी भी तकलीफ हुई या उसकी आंखों में आंसू आए तो उन सब के गुनहगार आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप, और मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रियान वहां से चला गया तो वही रियांश के चेहरे पर एक शतिर मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हें अपनी दी की फिक्र है, लेकिन आई प्रॉमिस उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं ये शादी क्यों करवाना चाहता हूँ ये सच में अभी किसी को नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा रियान, लेकिन तब तक तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। वहीं दिल्ली में परी ने टैक्सी लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उसे सिर्फ एक साइन करनी थी, जो कि उसने कर दी और ऑफिस से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे रियांश का आदमी निमित भी आ रहा था, जिसे रियांश ने ही परी की हेल्प के लिए भेजा था। मैम, आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके बर्थडे पर मिल जाएगा। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर वेडिंग, निमित ने पोलाइटली स्माइल देते हुए कहा। जिस पर परी एक फीकी सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू, और फिर अपने मन ही मन में चिढ़ते हुए बोली, मैरिज सर्टिफिकेट आज मिले या एक हफ्ते बाद, मुझे कौन सा उसे फ्रेम करवाकर दीवार पर टांगना है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पेरेंट्स की ही शादी सबसे अनोखी रही है, लेकिन आज उस लिस्ट में मैं खुद भी शामिल हो गई हूँ। मेरी खुद की शादी भी मेरे लिए किसी शौक से कम थोड़ी ना है। उद्धरण चिन्ह। मेम कार आ गई। परी को अपने में ही खोया हुआ देख निमित ने उसे कहा। तब जाकर परी अपने सेंस में वापस आई और थोड़ा हड़बड़ा गई,
लेकिन जैसे ही उसने उस ब्लैक रोज रॉयस की फैंटम सीरीज की को देखा तो वो बोली, अरे नहीं, ये शायद किसी और की कार है। मैं तो टैक्सी में आई थी और मैंने टैक्सी वाले भैया से कहा भी था कि मुझे वापस भी जाना होगा तो वो मेरे लिए रुके, लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। परी ने पार्किंग एरिया में इधर उधर देखते हुए परेशान होकर कहा। जिस पर निमित उसे समझाते हुए बोला, मैम ये कार किसी और के लिए नहीं बल्कि आप ही के लिए भेजी गई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन परी उस कार को अपनी फटी आंखों से देखने लगी। फिर निमित की और सवालिया नजरों से उसे घूर कर देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भला इतनी महंगी कार उसके लिए कैसे हो सकती है। क्योंकि उसके डैड उसके लिए ये करे ये तो पॉसिबल ही नहीं था। बिकॉज उसके डैड को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसे जो चाहिए वो उस चीज को खुद खरीद सकती थी। इसीलिए तो उसने अपने डैड से हेल्प तब ही ली है जब वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सके या उस चीज को अफोर्ड ना कर सके। अदरवाइज वो अब्रॉड में पार्ट टाइम जॉब करके खुद ही अपना खर्च निकाल लिया करती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके डैड उसकी किसी भी तरह की हेल्प करे। फिर वो आज उसके लिए इतनी महंगी कार कैसे भेज सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। परी को दोबारा अपनी गहरी सोच में डूबा देख निमित ने थोड़ा खांसा, फिर वो बोला, मैम ये कार आपके हस्बैंड ने भिजवाई है आपके लिए। एंड आपके लिए एक और सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए आपको उस कार में जाकर बैठना होगा। उद्धरण चिन्ह। निमित के खांसने से परी वापस असल दुनिया में आ गई थी। हर उसकी बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर अपना सिर हिलाते हुए जाकर कार में बैठ गई। वैसे भी आजकल उसे कुछ ज्यादा ही सरप्राइजेस मिल रहे थे, तो एक और सरप्राइज का नाम सुनकर उसे ना ज्यादा हैरानी हुई और ना ही कोई एक्साइटमेंट। परी की कार के वहां से जाते ही एक और ब्लैक रोज रॉयस कार ठीक निमित के सामने आकर रुकी। निमित ने जाकर कार का डोर खोला तो उसमें से आर्यन बड़े ही एटीट्यूड और स्टाइल से अपने 3 पीस बिजनेस सूट पहने बाहर निकला। उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स पहने हुए थे। उसके पीछे पीछे देव भी कार से इरिटेट होकर बाहर निकला। वो सवालिया नजरों से आर्यन को तब से देखे जा रहा था जब से परी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर गई थी और थोड़ी ही देर वापस भी आ गई थी। और तब से ही वो दोनों उससे दूरी मेंटेन किए उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो न जाने कितनी ही बार आर्यन से ये सवाल पूछ चुका था कि वो यहाँ क्यों आए हैं और परी यहाँ किस लिए आई थी, लेकिन मजाल है जो आर्यन ने उसके किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। इससे उसे उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी। वो तीनों मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर चले गए और आर्यन ने भी सिग्नेचर कर दिए। थोड़ी देर बाद ही उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। जब देव ने उस मैरिज सर्टिफिकेट पर आर्यन की लीगल वाइफ के तौर पर परी का नाम देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे अब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो उसके सोच से परे थी। जैसे कि आर्यन ने ऐसा भी क्या किया कि परी उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। और अगर परी ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह ही दी थी तो फिर उन दोनों को एक साथ अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने आना चाहिए था, ना कि अलग अलग। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो जाता रहा है। उद्धरण चिन्ह। देव अपना सर खुजलाते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में आर्यन की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, इतना भी अपने दिमाग को मत चला वरना दिमाग की नसें फट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तो ती ही बता देना कि ये सब हो क्या रहा है, देव ने चिढ़ते हुए आर्यन से कहा। वो लोग बातें करते करते अपनी कार के पास पहुंच गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टॉप कर दी और उनकी कार कुछ ही सेकंड्स में सड़कों पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर रुकने के बाद आर्यन ने देव को बताना शुरू किया कि उसने ये सब कब कैसे सोचा, यार कैसे परी इस शादी के लिए मान गई। फ्लैशबैक। परी के ओबेरॉय मैंशन से जाने के एक दिन पहले आर्यन अपने ऑफिस में टेंशन के मारे इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे जब से पता चला था कि परी कल जाने वाली है, तब से ही उसका चैन सुकून जैसे खो सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि परी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। उसे खोने के नाम से ही लाइफ में पहली बार उसे डर लग रहा था। वो दोबारा अकेला नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे परी को ओबेरॉय मैंशन से जाने से रोके। तभी उसके फोन पर रियांश का कॉल आया जो उसे उनके एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहा था। रियाना का फोन आते ही अचानक आर्यन के दिमाग में एक अमेजिंग आइडिया आया जिससे कि परी हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी। आर्यन ने कॉल पिक की और दोनों ही अपने आने वाले एक प्रोजेक्ट जिसमें दोनों कंपनीज साथ में काम करने वाली थी उसके बारे में आपस में ही बातें करने लगे। ये प्रोजेक्ट दोनों कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ी देर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेने के बाद आर्यन ने फाइनली ओके दिया जो वो रियांश से कहना चाहता था। अंकल आप चाहते थे ना कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूं तो मैं। रियांश आर्यन के मुंह से शादी का नाम सुन कुछ देर के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुश होते हुए आर्यन की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम मेरी बेटी से। हाँ अंकल आप सही समझ रहे हैं, मैं आपकी बेटी से शादी करने ले लिए तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते मैंने अपने लिए बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से परी पर कोई भी मुसीबत आए।
उद्धरण चिन्ह। रियांश आर्यन की बातें समझ रहा था। वो उस बात के लिए राजी हो गया, यहाँ तक कि उसने ये तक डिसाइड कर लिया कि परी के बर्थडे तक उसे भी अपने पति के बातें में कुछ भी पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन रियांश की बात से अग्री हो गया। वैसे वो भी याजाई चाहता था कि परी को अभी कुछ ना पता चले, वरना पता नहीं वो उसे कहीं और गलत ना समझने लग जाए। प्रेजेंट टाइम। पूरी बात जानने के बाद देव ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया और अपना सर आर्यन के सामने झुकाते हुए बोला, हेड्स ऑफ टू यू ब्रो, मान गए तुम्हें। फिर सीधा हो गया और आगे बोला, मतलब मौके पर चौका कैसे मारते हैं ये तो कोई तुझसे सीखे। आर्यन उसकी बात सुन घूरकर उसे देखने लगा और थोड़े गुस्से में बोला, तू मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे टोंट मार रहा है? उद्धरण चिन्ह। अरे यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ फिर भी तुझे प्रॉब्लम है। छोड़ मुझे ना, अब तुझसे कोई बात ही नहीं करनी, कहते हुए वो लड़कियों की तरह रूठ कर बैठ गया। उसे लगा था कि आर्यन उससे सॉरी बोलेगा, उसे मनाएगा, लेकिन वो तो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था, बल्कि अपने लैपटॉप पर अपने काम में बिजी हो गया था। ये देख देव का मुंह बन गया और वो फोन निकालकर सेजल से चैट करने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद ब्लैक रोल्स रॉयस कार पॉश एरिया में एक आलीशान बंगले के बड़े से गेट के अंदर गई और पार्किंग एरिया में कार पार्क कर ड्राइवर बाहर निकला और बैक डोर ओपन किया। परी धीरे से कार से बाहर निकली और अपने सामने इतने खूबसूरत बंगले को देखकर हैरान रह गई। बंगले के चारों ओर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत, एक से बढ़कर एक पेड़ पौधों और रंग बिरंगी फूलों से भरा गार्डन था और उसके बीच में वो बंगला और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। परी तो उस बंगलों को देखने में ही बिजी थी कि तभी उसे अपने पास आती हुई किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तब वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आए और जब उसने उस ओर देखा तो उसके पास एक 40-45 साल की औरत चलते हुए सा रही थी। उन्होंने एक सिंपल सा ब्लू कलर का सलवार सूट पहना था। उन्होंने बड़े ही रिस्पेक्टफुली परी को ग्रीट किया और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, हेलो मैम, वेलकम टू योर होम, माई नेम इज सोफी एंड आई एम द केयरटेकर ऑफ दिस हाउस। सर ने पहले ही मुझे आपके आने के बारे में बता दिया था, प्लीज आप मेरे साथ आइए। सोफी परी को बंगले के अंदर लेकर जाती है। दोनों तरफ घर के सारे सर्वेंट एक लाइन में खड़े थे और बड़े ही अदब से वो लोग परी को ग्रीट कर रहे थे। परी के लिए ये सारी बातें बहुत आम सी थी, लेकिन उसे लोगों से इस तरह के स्वागत सत्कार की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। घर के अंदर आते ही परी की नजरें चारों ओर घूमने लगी। ये बंगला बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, अंदर से ये उतना ही खूबसूरत था। यहाँ की हर एक छोटी बड़ी चीजों की कीमत लाखों या करोड़ों में थी और हर एक कमरा बुलेट प्रूफ ग्लास का बना हुआ था, जहां से बाहर का नजारा भी देखा जा सकता था। परी पूरे घर को अपनी चमकदार आंखों से देखे जा रही थी कि तभी सोफी अपने हाथ में एक रेड कलर का एनवलप था, जिसे वो परी को देते हुए बोली, मैम ये सर ने आपको देने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। परी ने पहले सोफी को देखा, फिर उसके हाथ में पकड़े एनवलप को उसने अपना सिर हिलाते हुए उसे ले लिया और खोलकर देखने लगी। जब उसने एनवलप को खोलकर देखा तो उसमें कोई पेपर्स थे। परी ने उन पेपर्स को जैसे ही पढ़ा वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो पेपर्स इसी घर के थे और जिसे अब आर्यन ने परी के नाम कर दिया था। परी उन पेपर्स को या यूं कहे तो इस घर को भला कैसे रख सकती थी। उसने वो पेपर्स सोफी को वापस देने की कोशिश की, लेकिन सोफी ने उसे बताया कि ये उसके हस्बैंड की तरफ से उनकी शादी का तोहफा था। ये जान परी को ना चाहते हुए भी उसे रखना पड़ा। सोफी परी को उसके कमरे में ले गई, जो कि इस पूरे बंगले में सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम था, जो कि परी को बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज रूम में ही एक स्टडी रूम था और उस रूम की दूसरी तरफ का डोर सीधा पुल साइड की तरफ खुलता था, जो कि बहुत ही बड़ा पुल एरिया था। उस कमरे में पहले से ही परी की सारी जरूरतों की चीजें मौजूद थी, और वो भी जो उसने कल ही अपने अपार्टमेंट में सेट की हुई थी। परी ये देख कुछ सेकंड तक हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका हस्बैंड उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह करता था कि उसने उसके अपार्टमेंट की चीजें भी यहाँ सेट करवा दी थी। परी ने फ्रेश होकर खाना खाया और फिर पूरे बंगले को एक्सप्लोर करने लगी। रात का वक्त, परी ने डिनर कर लिया था और वो को से अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, इसीलिए वो काफी एक्साइटेड भी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे अचानक ही नींद आने लगी और थोड़ी ही देर में वो अपने बेड पर गहरी नींद में सो गई। रात के करीब 11:30 बजे परी के तुम का डोर खुला और कोई धीरे से चलते हुए परी की आग बढ़ने लगा। टू बी कंटिन्यूड।